और वाटर है तो शुरुआत वाला मैं बताया हूँ कि जब भी कोई यौगिक देखो तो उसका पहला वाला प्लस रहेगा और बाद वाला तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। और क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया। क्या बच गया? हाइड्रोजन गैस है इसलिए ये उड़ जाएगा। कुछ वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, ये बातें अगर सुनाई ना पड़े, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ध्यान भटक गया हो, तो डाउनलोडेड वीडियो जो भी है हम अपलोड करते जा रहे हैं, आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि ध्यान भट गया हो, आप सुन नहीं पाए हो, तो ये सारी बातें सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए, ये आपका परख नली दिखाया हुआ है, इसमें परख नली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, परख नली की पेंदी में रखा जल से, पेज नंबर 41 ही देखेंगे आप लोग। परख नली की पेंदी में रखा जल से भीगा कांच के ऊन में उपस्थित जल भाप बनकर धातु के टुकड़े से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाता है, किंतु कांच का ऊन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। देखिए, ये परख नली है जिसको इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब कहते हैं, है ना। और यहाँ पर धातु रखा हुआ है, जल से भीगा कांच का ऊन, ठीक है। जल से भीगा हुआ कांच का टुकड़ा है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर? कौन सा धातु है? देखिए कौन कौन सा धातु लिखा हुआ है। Fe मतलब लोहा, Fe मतलब लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और क्या है? जिंक है। और नीचे क्या है? बर्नर, मतलब यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है। और ये स्टैंड है ना। और यहाँ पर बबल्स निकल रहा है। इसको जब गर्म किया गया धातु को जल के साथ मिला करके, तो कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है? जैसी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि कोई भी धातु को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कोई भी धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। साथ ही साथ धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये है धातु, ये है ऑक्सीजन। ये है धातु, ये है ऑक्सीजन। अंततः कोई भी धातु वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कम क्रियाशील। अभी मैं बताया था कि पोटासियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, लेकिन कुछ ऐसे धातु है बिल्कुल ना के बराबर क्रियाशील होता है। जैसे सोना मेरी दादी जो रखी थी, सोना का जो कंगन रखी थी मेरी दादी, उस कंगन को मेरी माँ पहनती, कोई जंग नहीं लगा। इसे आप समझ सकते हैं कि दादी का युग कब, कितना साल पहले, 100 साल तो हो गया होगा, वो अभी तक मेरी माँ पहनती है। इसका मतलब है कि उसमें जंग वगैरह नहीं लगा। हाँ, चांदी में जंग लगता है लेकिन कम लगता है। जंग ऐसा लगता है कि पता नहीं चलता, खाली रंग भूरा हो जाए, रंग काला हो जाएगा। चांदी पर जब जंग लगेगा, सिल्वर ऑक्साइड जब बन जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला। उसको हम लोग साफ करवाने के लिए सोनार के पास ले जाते हैं। और सोनार क्या करता है बताओ? क्वेश्चन है। सोनार जो है सोना या चांदी को साफ करने के लिए क्या करता है? एक्वा रेजिया। क्या? एक्वा रेजिया में डाल देता है। क्या करता है? एक्वा रेजिया में डाल देता है। और ये जो एक्वा रेजिया रहता है, दो चीज़ों का मिश्रण रहता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रहता है? मिश्रण रहता है। और इसी से एक्वा रेजिया तैयार होता है, ठीक है। इसी में जैसे डालता है, ऊपर का परत हट जाता है और कुछ सोना और चांदी का भी परत झड़ जाता है। इसलिए सोनार को डबल फायदा होता है। पहला तो साफ करने का पेमेंट ले लिया, दूसरा वो सोना झाड़ लिया, चांदी झाड़ लिया। पायल था भारी, पता नहीं चला आपको कितना झरा है, बस आपको चमक दिखा, हाँ बहुत बढ़िया सोना है, एकदम झाड़ के एकदम साफ सुथरा कर दिया है।
ठीक है, वो सोना भी झाड़ लिया। ठीक, तो कुछ धातु, मेरी आवाज़ ज़्यादा हो रही है सर, डिस्टर्बेंस हो रही है ना बाबू, मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, थोड़ा मेरा आवाज़ बोल्ड है, सॉरी डियर्स। मेरे पास जो भी संसाधन है उसका उपयोग हम पूरा कर रहे हैं। कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातु का नाम लिया, याद रखो, कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तांबा धातु के इस गुण के कारण इसका उपयोग गर्म जल की टंकी के निर्माण में किया जाता है। इसके स्थान पर लोहा या इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह जल के भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। सुनिए, पानी गर्म करने वाला एक टंकी होता है जिसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोहा का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोहा जो है गर्म वाष्प के साथ, वाष्प समझते हैं ना, वेपर, पानी को गर्म करेंगे तो वेपर उत्पन्न होगी, उसके साथ अभिक्रिया करने लगती है। इसीलिए इसी चीज से बचाने के लिए उस लोहा का, इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अब आइए हम लोग समझते हैं। कुछ धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी दी हुई है जो एक ही लाइन में है। सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील हुआ, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, फेरस और फिर लास्ट में कॉपर। कॉपर कम क्रियाशील है, इसीलिए उसको लास्ट में रखा गया। जो ज़्यादा क्रियाशील है उसको फर्स्ट में रखा गया। किसको रखा गया फर्स्ट में? सोडियम का संकेत क्या है बच्चे? Na। मैग्नीशियम का संकेत Mg है और सोडियम का संकेत क्या है? और लोहा का संकेत Fe है। याद रखो बच्चे, लोहा का संकेत क्या है? क्यों है पता है ना? कि इसका लैटिन नेम होता है फेरम। लोहा का लैटिन नेम क्या होता है? फेरम, इसीलिए इसका संकेत Fe है। बीच बीच में हम रिवीजन भी कराते रहेंगे। अम्लों के साथ अभिक्रिया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अम्लों के साथ अभिक्रिया किसका? धातु का। किसका? धातु के साथ जब अम्ल, धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या हो जाएगा? धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करती है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया का वेग धातु के विद्युत धनात्मक गुण या उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिक विद्युत धनात्मक धातु कम विद्युत धनात्मक धातु की अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जैसे देखो, अभी आप लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है, तो आप लोगों ने बताया था पोटेशियम। उसके बाद क्या बताया था आप लोगों ने? कैल्शियम। उसके बाद क्या बताया? पोटाशियम के बाद क्या होता है? पोटाशियम के बाद कौन सा धातु है? सोनी बताएगी। बेरियम। उसके बाद क्या था? और उसके बाद, लेकिन कैल्शियम नहीं होगा, क्या होगा? सोडियम होगा। ठीक है, कैल्शियम की जगह पर सोडियम और सोडियम की जगह पर कैल्शियम होगा, जो कि वो गलत हो गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कौन सा धातु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा? जो ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। जो धातु ज़्यादा क्रियाशील है वह अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जाहिर सी बात है, जो ताकतवर आदमी रहेगा वही ना तेजी से काम करेगा, जो सुस्त आदमी रहेगा धीरे धीरे काम करेगा। वही बात यहाँ पे बताया गया है कि जो धातु ज़्यादा क्रियाशील है वो अम्ल के साथ तेजी से क्रिया करता है, और जो धातु कम क्रियाशील है वो अम्ल के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है। सोडियम धातु के बारे में हम बात कर रहे हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका कारण यह है कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। अब सोडियम धातु क्या है? देखो, सोडियम धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ये क्या है? अम्ल। ये लर्न करना होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना? तो सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है बताइए? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी ना। देखिए, ये प्लस में है
और ये माइनस में, और ये वाला तो प्लस किसके साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम मिलेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा NaCl, और ये जो हाइड्रोजन बच गया तो क्या हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। सोडियम गैस है वो हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, अणु के रूप में रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात और देखना है, NaCl, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, ये हाइड्रोजन कितना है, 2। अब इसको पहला चैप्टर में हम लोग बैलेंसिंग पढ़े थे, बैलेंस करने के लिए पढ़े थे, ना इधर जाता ना उधर जाता। चलो हम लोग बैलेंसिंग भी बातों बातों में सीख लेते हैं। पहला लेसन का चीज था, इधर हाइड्रोजन 2 है ना, अभी मैं क्या बताया कि हाइड्रोजन एक गैस है जो अणु के रूप में रहता है, अकेले नहीं रहेगा, अणु के रूप में रहेगा। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 लगाएंगे आगे, तो जैसे ही हाइड्रोजन को 2 किए, क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 को हो गया, हाइड्रोजन तो 2 हुआ ही, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इस क्लोरीन को भी 2 करना होगा। क्या करना होगा, तो देखो क्लोरीन 2 हो गया, पीछे नहीं लगा सकते हो, कुछ बच्चे कहेंगे सर पीछे लगा दीजिए ना, कल क्लोरीन है ना, पीछे नहीं लगा सकते, मेहमान को लाना है तो आगे से लाइए, पीछे से दरवाजा से नहीं, चोर थोड़ी है वो कि पीछे से घुसा दीजिए, है ना, मेहमान है भाई। सोडियम, सोडियम है, सोडियम कितना हो गया, 2, तो सोडियम के आगे कितना लगा दोगे। अब आप गौर कीजिए, सब जगह बराबर दिख रहा होगा, सोडियम भी डबल है, हाइड्रोजन भी डबल है, क्लोरीन भी डबल है, इधर भी डबल डबल सब है। तो हमारा जो रिएक्शन हुआ अब बैलेंस्ड हो गया, है ना, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित। आप लोग 2 तरह का रासायनिक समीकरण सीखे थे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। सीधा बैठो बाबू, हाँ, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है ना। सोडियम कितना, 2, सोडियम कितना, 2, क्लोरीन कितना, 2, इधर भी क्लोरीन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना, ये हम लोगों ने बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया करते हैं, एक आध 2 बात हम लोगों को पहले से पता रहता है। जब भी कोई गैस रहेगा किस रूप में रहेगा, अणु के रूप में रहेगा, जोड़ा के रूप में रहेगा। उसी तरह से यहाँ अणु के रूप में किए, इसी से हमको रास्ता दिखना शुरू हो गया। तो सोडियम के बारे में आप लोगों ने समझा। सोडियम 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 जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, नमक और जल। सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, नमक और जल। किसका फॉर्मूला है, नमक का। किसका, जिस नमक को हम लोग खाते हैं वही वाला नमक है ना। सोडियम क्लोराइड को ही ना खाते हैं, सारे नमक को नहीं खाए, बहुत सारे नमक होते हैं, सारे नमक को नहीं खाया, केवल हम लोग NaCl नमक को ही खाते हैं। बात कर लो यार, नमक, ठीक है।